नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का विज्ञान का जो 14 चैप्टर है, 14वां चैप्टर है उष्मा हीट, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो रीडिंग का वीडियो आप नहीं देखें, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको एक बार प्रश्न उत्तर बताते जाऊँगा, आपको सीधा समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो आप जो सो उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए, कहा जाता है इनमें से क्या ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी क्या है? देखिए, ऊष्मारोधी क्या हो सकता है, कौन सा पदार्थ जो है ऊष्मारोधी होता है, मैं जो है उस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका ही सुविधा होगा। देखिए, लोहा, सोना, चांदी ये सब नहीं है, लेकिन ऊष्मारोधी क्या है? हमारा प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? ऊष्मारोधी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे कहा जाता है एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है, क्यों? काला ही क्यों होता है? काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करता है। काले सतह से साफ करना आसान होता है। काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाता है। फिर आगे कहता है बर्तन की सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होता है। नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा फर्स्ट का होगा। क्या? काले पदार्थ अधिक गर्मी को अवशोषित करता है, इस कारण से जो है सो बर्तन को काला बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है। देखिए, कहा जाता है, समझिएगा प्रश्न को। कहा जाता है लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इसे पानी में एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। ऊष्मा का प्रभाव लोहे की गोली से पानी की ओर होगी, किसी भी दिशा में नहीं होगी, दोनों दिशा की ओर होगी। ऊष्मा जो है सो दोनों किसी भी दिशा में नहीं होगी। ठीक है, यही जो है सो इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है। कहा जाता है, चौथा प्रश्न है फर्स्ट का। कहता है गर्मी हस्तांतरों की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विसरण की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है या जो सो लिखित प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न देखने से आपसे बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट आप अगर जाके हमारा चैनल का चेक करेंगे तो वहाँ जो सो सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस का, हिंदी का। देखिए, प्ले लिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्ले लिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो है सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का। फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, प्ले लिस्ट का जो है सो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहाँ से देख के समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, सेकेंड प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है? शरीर का जो है सो औसत तापमान हमारा क्या होता है मनुष्य का? तो देखिए, अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 35 सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और अगर फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो 98.8 या 9 होता है, यानी कि 98.8 फ़ारेनहाइट से लेकर
कितना बोल सकते हैं 105 या 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है तीसरा प्रश्न कि तावे को पकड़ने का हथेली लकड़ी का बना होता है, समझिएगा क्यों। देखिए यहाँ उत्तर थोड़ा सा घरेलू भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर को मैं भी आपको और बेहतर समझाने वाला हूँ। पहले तो उत्तर को समझिए। देखिए कहा जाता है तावे को पकड़ने का हथेली लकड़ी का होता है, क्योंकि तावे के गर्म होने पर उसे पकड़ने पर हाथ नहीं जलता है। लेकिन इसका ये रीज़न तो है ही। दूसरा रीज़न इसका साइंस का रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहली बात उष्मा है तो, और हमारा क्या तावा है, तो तावा क्या है, कुचालक पदार्थ है, लेकिन लकड़ी क्या होता है, सुचालक पदार्थ होता है। यानी कि तावा क्या करता है, हीट को जो सो लोहा क्या करता है, हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है। लेकिन लकड़ी है वह क्या जो सो हथेली जो बना होता है लकड़ी का, वह हीट को ट्रांसफ़र करता है नहीं, इस कारण से वह गर्म नहीं हो पाता है। इसी कारण से तावे में जो सो लकड़ी का हथेली बनाया जाता है, प्लास्टिक का हथेली बनाया जाता है, क्योंकि वह हीट को जो सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं, यानी कि वह सबसे पहले बात समझिए वो कुचालक होता है। ठीक है, यही सीधा सीधी इसका बात है। अब अगला प्रश्न, इसका चौथा प्रश्न देखिए, कहा जाता है तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों होता है। जो तापमापी होता है, थर्मामीटर जो होता है, या प्रयोगशाला थर्मामीटर देखा जाए या तो डॉक्टरी थर्मामीटर देखा जाए, तो उसमें पारा का उपयोग क्यों होता है। देखिए तापमापी में पारा का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रसार एक समान होता है। प्रसार का मतलब देखिए पारा फैल रहा है ऐसे करके, तो ये एक समान दर से फैलते जाएगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा फैल गया कहीं कम, ऐसा इसमें नहीं होता है, एक समान से फैलता है। और पारा जो है सो तापमान बढ़ने पर या ऊष्मा का सुचालक हो जाता है। ठीक है, इस कारण से ऊष्मा का सुचालक हो जाता है, यानी कि हीट यहाँ है तो यहाँ भी आ सकता है पारा में, ये होता है इसका अर्थ। अब अगला प्रश्न है पाँचवा कि ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। एक ऊष्मा चालक का उदाहरण दीजिए दो, और ऊष्मा रोधी का भी दीजिए। देखिए ऊष्मा चालक लोहा तांबा आदि है, और ऊष्मारोधी प्लास्टिक लकड़ी आदि है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, कहता है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताओं को अंतर बताइए। कि प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या अंतर है, समझिए क्या कहा जाता है उत्तर में। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी दोनों ताप मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टरी थर्मामीटर भी देखा जाए और प्रयोगशाला थर्मामीटर भी देखा जाए, तो दोनों क्या करता है तापमान को ही मेजरमेंट करता है, और उनके उपयोग और माप की सीमा में अंतर होती है, लेकिन उनके जो उपयोग करने की जो है सो अलग अलग जो है सो नियम होता है या अंतर होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब उसमें समानताएं देखें कि दोनों में समानताएं क्या होता है। दोनों तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, पहला समानता है। दूसरा है दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है, जो पारा होता है उसका उपयोग करके बनाया जाता है। अब अंतर समझिए इसमें। देखिए पहला विशेषता है दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर और दूसरा डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका उपयोग, ठीक है, उपयोग है। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर को समझिए। देखिए कहा जाता है विभिन्न वस्तु और स्थितियों के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है मानव के शरीर का तापमान मापने के लिए सिर्फ किया जाता है। अब अगला देखिए तापमान सीमा अगर प्रयोगशाला थर्मामीटर में देखा जाए तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर उपयोग होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर आगे पारे का व्यवहार, देखिए जो तापमापी थर्मामीटर होता है, यानी कि जो किसी वस्तु का किसी इन्वायरमेंट का तापमान मापता है, और तापमान घटने पर पारा नीचे की ओर जो सो स्वयं आ जाता है। और दूसरा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि तापमान घट गया तो पारा नीचे आ जाएगा, उसे जब तक फिर से उसे झाड़ा नहीं जाता है तब तक नहीं होता है। ठीक है, और आकार देखा जाए तो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, कौन, प्रयोगशाला थर्मामीटर, लेकिन जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह छोटा और पतला होता है। अब अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। देखिए कहा जाता है सर्दी में एक मोटी चादर ओढ़ने के बाद 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है। व्याख्या कीजिए कि सर्दी के दिनों में आप जो सो एक मोटी चादर ओढ़िए और 2-3 ओढ़िए, उससे ज़्यादा जो सो एक कलम मिलेगा। क्यों मिलता है समझिएगा। कहा जाता है सर्दी में एक मोटे चादर ओढ़ने के बाद 2-3 चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, क्योंकि मोटे चादरों में वायु का क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है और वक्त से ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन 2-3 चादर को गर्म करने में काफ़ी समय लगता है। सही बात है, 2-3 को के गर्म करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक को गर्म करने में काफ़ी कम समय लगता है, जिसके कारण से एक चादर को ओढ़ने पर हमें
गर्मी ज़्यादा लगने लगता है। अब 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है समुद्री समीर और जल समीर कैसे चलता है, वो समझिएगा। समीर का अर्थ ये हुआ कि समुद्र में जो हवा चलता है वह कैसे चलता है समुद्र में, और जो जल में चलता है यानी कि जल छोटे मोटे जगह झील हो गए वहाँ कैसे क्या होता है। देखिए कहा जाता है समुद्री समीर दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा गर्म होती है समुद्री में, ठीक है, और जल उष्मा का अच्छा चालक नहीं है। स्थल के ऊपर ही हवा गर्म हो जाता है, सही बात है, स्थल के ऊपर ही हवा गर्म हो जाता है और ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा स्थान की ओर बढ़ती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की गर्मी हवा समुद्र की ओर चलती रहती है। और साइकिल इस प्रकार से होता है कि जो स्थल की हवा होती है ऊपर की उठती जाती है और जो बाहर की हवा होती है फिर इसको भरने के लिए आती जाती है। इस प्रकार से जो यहाँ साइकिल चलते रहता है। अब अगला है हमारा इसी का है पाठ है। अब जल समीर है। देखिए रात्रि में यह क्रम उल्टा हो जाता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडी होती है, सही बात है, और इसलिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बढ़ती है और यह स्थल समीर कहलाती है। और यहाँ साइकिल उल्टी चलती है, आप देख सकते हैं, वहाँ इस प्रकार से जा रही थी, देखिए वहाँ उस प्रकार से जा रही थी समुद्री में, लेकिन यहाँ इस प्रकार से आ रही है, तो यहाँ साइकिल उल्टी चलती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है जो कि समझिएगा। देखिए कहा जाता है सर्दियों में चिड़ियाँ अपने पंख को फुलाकर बैठती है, क्यों? कि सर्दी में अगर आप चिड़िया सबको देखते हैं तो पंख जो सो फुलाकर बैठती है, क्यों? कहा जाता है उत्तर में क्योंकि चिड़ियों के पंख फुला कर बैठने से उसके पंख में हवा भर जाती है तथा वह हवा चिड़ियों के शरीर से संपर्क में आने से गर्म हो जाती है, जिससे चिड़िया सर्दी में गर्मी का एहसास पा लेती है। इसी कारण से जो वह अपने पंख को फुलाकर बैठती है। अब अगला प्रश्न है जो कि इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि यही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को ध्यान से समझते हुए और कॉपी में नोट करते हुए आप चलते जाइएगा। अब कहा जाता है गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग लाए जाने वाले छत्ते का रंग क्या एक ही रंग के होने चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ इतना गांव में लोगों के पास इनकम नहीं होता है कि जो सुबह हर बार पेंट गर्मी में और सर्दी में करा पाए, इस कारण से वह एक ही पेंट रख देते हैं। लेकिन कहीं के बाहर में होता है तो शहरों में वहाँ पेंट चेंज कराते हैं सर्दी के मौसम में और जो सो गर्मी के मौसम में। तो देखिए कहा जाता है नहीं, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छत का रंग एक ही नहीं होना चाहिए। देखिए गर्मी में मकानों की सफ़ेद या हल्के रंग से पुताई करने पर वे अपेक्षाकृत गर्म कम होता है। अगर सफ़ेद रंग से जो सो अगर उसका पुताई करवा देते हैं तो गर्मी के दिनों में वह जो सो कम जो सो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम गर्म होता है। ये जो सो कहता है। इस प्रकार से यह अध्याय के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।